हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, और दोस्तों इसी के साथ साथ हम इसमें अन्य फैक्टों को भी जानते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा हिमालय क्षेत्र सतलुज सिंधु नदी के बीच स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, जो है हमारा सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित है। अगर हम बात करें इन अन्य हिमालयों की, तो दोस्तों तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है। अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो दोस्तों सतलुज और काली नदी के बीच हमारा कुमाऊं हिमालय आता है, और काली और तीस्ता नदी के बीच हमारा नेपाल हिमालय आता है, और तीस्ता नदी और दियांग नदी यानी जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसके बीच हमारा असम हिमालय आता है। नदियों के आधार पर भारत के हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया है, और दोस्तों ये बांटा किसने है? सिडनी बुर्नार्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त कथन को संविधान सभा में किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ लाहौडी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसमें किसका संकलन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अमीर हसन सिद्दी, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन नंबर डी हसन निजामी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी हसन निजामी का फवायदुल फवाद नामक पुस्तक का संकलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आम चुनाव में मतदान, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। दोस्तों आपको इसमें से गलत बताना है, जो मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए आम चुनाव में मतदान।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, दोस्तों तो ये जो है हमारा नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, ये भी हमारा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी, तो दोस्तों ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों पूछा क्या है हमें इसमें से, गलत ही बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान हमारा नैरोबी में न होकर झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए के संथानम, ऑप्शन नंबर बी के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर सी राजमन्नार, ऑप्शन नंबर डी ए के चंदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, के सी नियोगी भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें दोस्तों वित्त आयोग की, तो दोस्तों वित्त आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, के सी नियोगी थे और प्रथम वित्त आयोग हमारा 1951 में बना था। अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे एन के सिंह थे। और वर्तमान में दोस्तों जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो दोस्तों वह हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल में, ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ऑप्शन नंबर डी G8 समिट हेलीजेंडम में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल में। अगर हम बात करें दोस्तों ये कब हुआ था, ये है हमारा 1997 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही बताना है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें से सही कथन की, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2006। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2004 में पीसी होटा समिति का गठन किया गया था सिविल सेवाओं के सुधार हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी डिजराइली ने, ऑप्शन नंबर सी T.R. होम्स ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, T.R. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए एमहर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी एलनब्रो, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एमहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों यह जो हमारा युद्ध था 1746 से 1748 के बीच चला था।
और इसी के समय की एक घटना दोस्तों 1824 में घटी थी, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह 1824 में अमहर्स्ट के समय हुआ था। अगर हम बात करें आंग्ल बर्मा युद्धों की, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए एल्बा सापल की संधि, ऑप्शन नंबर बी पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी पांडुचेरी की संधि, ऑप्शन नंबर डी मद्रास की संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए एल्बा सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध की, तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा 1746 से 48 के बीच चला था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा 1749 से 1754 में हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारा 1758 से 1763 के बीच पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और प्रथम ये हमारा जो था दोस्तों एल्पा सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए चौथा, ऑप्शन नंबर बी छठा, ऑप्शन नंबर सी सातवां, ऑप्शन नंबर डी 11वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी छठा। अशोक के शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, छठवें। अगर हम बात करें अशोक के अन्य शिलालेखों की, तो दोस्तों अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, और दूसरे में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और बात करें तीसरे की, तो 5वें वर्ष के उपरांत अधिकारी दौरे पर जाएं, यह इसका तीसरे अभिलेख में उल्लेखित है। और चौथे की, बहरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों 5वें अभिलेख की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति हमारी 5वें अभिलेख में है, सॉरी शिलालेख में है। और 6वें अभिलेख में दोस्तों इसने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है, और 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख या वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें 9वें शिलालेख की, तो दोस्तों इसमें सच्ची भेंटें तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख हमारा किसमें है दोस्तों? 9वें शिलालेख में। अगर हम बात करें 10वें शिलालेख की दोस्तों, तो राजा हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ये 10 में वर्णित है। और 11वें अभिलेख में दोस्तों इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति दोस्तों 12वें शिलालेख में की गई है। अगर हम बात करें 13वें शिलालेख की, तो दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और दोस्तों कलिंग युद्ध हमारा कब हुआ था? तो ये दोस्तों हमारा 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगर हम बात करें कलिंग हमारा किसका? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। और 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उग्र, ऑप्शन नंबर बी बाजपति, ऑप्शन नंबर सी स्पस, ऑप्शन नंबर डी रत्नी या रत्नीन। तो दोस्तों अपराधियों को जो पकड़ने का कार्य करता था वह है ऑप्शन नंबर ए उग्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जनमत संग्रह, ऑप्शन नंबर बी पुलिस कार्रवाई, ऑप्शन नंबर सी विलय पत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। अगर हम बात करें और रियासतों की, तो दोस्तों हैदराबाद को 1948 में सैन्य कार्रवाई और ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। और जूनागढ़ को अभी हमने पढ़ा जनमत संग्रह में लोकप्रिय मत के द्वारा 1948 में ही भारत में विलय किया गया था। और कश्मीर रियासत को दोस्तों 1947 में विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी
भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 95 के तहत नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए यह भारत की देन है, ऑप्शन नंबर बी यह 1962 में जारी है, ऑप्शन नंबर सी यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों हमें शून्यकाल जो बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले संसद में उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये जो है हमारा 1976 में हुआ था, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विशेष बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी बहुमत, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण बहुमत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा ज्वार भाटा क्या होता है, लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही हमारा ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2005 मूल्य संवर्धित कर लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूटीआई, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी सेबी, ऑप्शन नंबर डी आरडीआई।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सेबी। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसके स्थापना की तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। यूटीआई की 1964 में। और आरबीआई दोस्तों आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आईआरडीएआई की स्थापना दोस्तों 1999 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए कुल बचत पर, ऑप्शन नंबर बी कुल मांग पर, ऑप्शन नंबर सी कुल उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर डी कुल आय पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुल उत्पादन पर अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मलक्का, ऑप्शन नंबर बी हॉर्मुज, ऑप्शन नंबर सी बाब अल मंदेब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बाब अल मंदेब, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों यह था आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? अगर आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी क्लास में। धन्यवाद।